बीजेपी अयोध्या हार गई, तो इनको जाके पहले बताओ अयोध्या का अर्थ है जिसको कभी भी युद्ध में हरा ना जा सके। बीजेपी अयोध्या नहीं, फैजाबाद हारी है। सबसे बड़ी बात यह है, एक विशेष समुदाय और भारत की जो विरोधी ताकतें हैं कि अयोध्या वालों को और हिंदुओं को बदनाम करो और उनको बोलो कि आप अयोध्या ना जाओ। अब मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो अयोध्या जाऊंगी, लेकिन अयोध्या वालों को आप रोजगार मत दो, फैजाबाद आके रुको, ताकि वो पैसा फैजाबाद में लगाओ, जिहादियों को दो और अयोध्या को ऐसा बोलो। आरोप लगाने के सिवा आम आदमी पार्टी को कोई काम आता नहीं है। खुद तो वो जहाँ पे पानी नहीं दे पाए शराब की नीति के अगेंस्ट वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अस्पतालों के घोटाले इन्होंने करे, रिपोर्ट्स के घोटाले इन्होंने करे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, सबसे पहले क्या कहेंगी? क्योंकि कहा जा रहा था कि ये मजबूती नहीं मजबूरी की सरकार बन रही है, लेकिन सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? कैसी सरकार है? मजबूरी की सरकार है, मजबूती की सरकार है, क्या कहेंगी? अब तक के मंत्रिमंडल में 72 मंत्री, सबसे ज़्यादा 2014 से और 2019 से सबसे ज़्यादा मंत्री सरकार में, और 61 भाजपा के और 11 एनडीए के। अगर उसके बाद भी सरकार मजबूत रही है, मतलब जो होम मिनिस्टर थे वही अमित शाह जी आए, जो रक्षा मंत्री थे वही राजनाथ सिंह जी आए, वही अश्विनी वैष्णव जी आए, वही बाकी सारे मंत्री है, निर्मला सीतारमन जी आई। इतनी मजबूत सरकार, जो लोग बोलते थे कि इनको नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के आगे झुकना पड़ेगा, आज वही लोग अपने आप शांति से सरकार के साथ समर्थन में खड़े हैं। और यही राहुल गांधी आज पूरे सवा महीने पहले 10 मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल को बोल रहे थे कि भैया मई को कि मोदी जी आएंगे ही नहीं। और वो शपथ जब 9 जून को ली तो उनका भी सामने आ गया। और कांग्रेस का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो लगातार तीसरी बार जो कांग्रेस हारी है, मतलब इंदिरा गांधी जी जब 1977 में चुनाव हारी थी इमरजेंसी के बाद, तब भी 154 वोट थी कांग्रेस के पास। आज 99 पे इतना खुश हो रहे हैं, तो इनको मंथन करने की आवश्यकता है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। वो तो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे मोदी जी हार गए, 400 प्लस का नारा दे रहे थे, हार गए वो तो। नैतिकता के आधार पर 99 वालों को अगर ये लगता है, अगर गणित नहीं पढ़ा है कि 240 बड़ा है या 99 बड़ा है, तो नैतिकता के आधार पर तो राहुल गांधी जी की जो भी डिग्रियां हैं उनको खंडित कर देना चाहिए, उनको दोबारा स्कूल जाना चाहिए और उनको पता करना चाहिए असेंडिंग डिसेंडिंग और कम अंक और ज़्यादा अंक में उनको फ़र्क नहीं समझ आ रहा। नैतिकता के आधार पर बहुत ही मजबूत सरकार बनी है। ये जो गठबंधन है, जैसे मैंने बोला कि मंत्रिमंडल सशक्त मंत्रिमंडल बना है, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रेसिव हमारी जो सोच, जो गवर्नेंस के साथ मोदी गवर्नमेंट और एनडीए की गवर्नमेंट काम कर रही थी, उसको आगे लेकर चली है। चुनाव रिजल्ट आने के बाद मंत्रिमंडल की घोषणा के अगले दिन ही किसान भाइयों के लिए 9,000 करोड़ से ऊपर का सैंक्शन कर दिया गया पैसा। 3 करोड़ से ऊपर घर सैंक्शन कर दिए गए। 100 दिन का रोड मैप के साथ पहले दिन से अग्रेसिव तरीके से ये सरकार सशक्त तरीके से काम कर रही है। और पूरे, मुझे तो ये लगता है अभी धीरे धीरे आप जब देखेंगे, और ये भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ, अभी तो INDIA जो पूरे सब इकट्ठे होने के बाद भी, पूरे चुनाव को बाइपोलर करने के बाद भी अकेले एनडीए के भाजपा के 240 के अंक से कम में सिमट गए। ये भी उससे भी ज़्यादा बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, तब इनसे मैं पूछूंगी कि नैतिकता के आधार पर जो आप दावा कर रहे थे कि आप सरकार बनाएंगे, नैतिकता के आधार पर आप जो बोल रहे थे कि खटाखट महिलाओं के अकाउंटों में 1-1 लाख रुपए डाल देंगे, नैतिकता के आधार पर जो बोल रहे थे कि 10 किलो अनाज देंगे, जबकि पहले 5 किलो अनाज पे गरीबी का हाहाकार कर रहे थे, नैतिकता के आधार पर जो इंदिरा गांधी जी कहती थी कि गरीबी हटाओ, तो आपने 65 साल राज किया, तो क्या आपने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई हटा दी? नैतिकता के आधार पर यूपीए के अंदर 10% महंगाई दर थी, आज अगर 4 से 5% हुई है, तो नैतिकता के आधार पर किसको वॉकआउट करना चाहिए, ये उनको सोचने की आवश्यकता है। मैम, एक सवाल ये बहुत उठ रहा है, मोदी सरकार पे सवाल उठ रहा है कि दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, और सबसे बड़ी बात तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक विरोधी, मतलब मुस्लिम विरोधी सरकार हो गई है, क्योंकि उसके कैबिनेट में जो है मुस्लिम मंत्री कोई नहीं है। अल्पसंख्यक खाली मुस्लिम है क्या? मुझे तो इसकी परिभाषा समझा दो। माइनॉरिटी 20%, 18 से 20% होने के बाद आप माइनॉरिटी हो, तो सिख भाई, पारसी भाई, क्रिश्चियन भाई वो माइनॉरिटी नहीं है। ये वही अल्पसंख्यकों का जो हक है। जब
अमेंडमेंट एक्ट आया था जो बांग्लादेश पाकिस्तान से हमारे जो अल्पसंख्यक समाज जो वहाँ पे पीड़ित थे उनके अगेंस्ट खड़े होने वाला, और आज तो डेटा सामने आ रहा है। आपने वोट जिहाद की बात करी, पूरा डेटा के साथ अगर आए तो आज मोदी सरकार के अभी कैबिनेट मंत्री में ओबीसी अल्पसंख्यक समाज में आते हैं 27 कैबिनेट मंत्री हैं, 10 SC के हैं, 5 ST के हैं, माइनॉरिटी के 5 हैं और 7 हमारी माताएं बहनें हैं जिसके लिए आरक्षण के लिए इसी सरकार में सालों से जो पेंडित था महिला आरक्षण बिल जो पारित किया गया, हालांकि लागू वो पर सीमन के लिमिटेशन के और गणना के बाद होगा, लेकिन उसको पारित और महिलाओं के लिए जो जिनके लिए इन्होंने कभी सोचा नहीं तो वही आएंगे। और ये वोट जिहाद वाले, मुझे मैं आपको मैं बात बताऊं, इस देश में एक नेगेटिव जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या हार गई, तो इनको जाके पहले बताओ अयोध्या का अर्थ है जिसको कभी भी युद्ध में हरा ना जा सके। बीजेपी अयोध्या नहीं फैजाबाद हारी है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये वोट बैंक की जो बात करते हैं, जो मुस्लिम जिहाद वोट की बात करते हैं, वोट जिहाद की बात करते हैं, आज अगर कांग्रेस की, ये तो दुनिया जानती है कि 20% जो वोट बैंक है अल्पसंख्यक मुस्लिम का वो तो कांग्रेस के पास आना ही आना है, तो 23% का इनका वोट शेयर है, तो 3% करके क्या कद्दू में तीर मार दिया, मुझे तो समझ नहीं आया। 99 का अंक लाके ये तब जब बाइपोलर चुनाव हुआ, आप सब घटक दल जो मुस्लिम होगा नाम लेकर एक तरफ हो गए, उसके बाद भी इनके वोट जिहाद के ऊपर राष्ट्रवाद जीता है, अयोध्या जीती है, फैजाबाद हारे हैं और फैजाबाद भी जीत के आने वाले चुनाव में भाजपा और एनडीए की सरकार दिखाएगी। जिस तरीके से यूपी में जितना विकास हुआ, अयोध्या की अगर बात कर रही हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट दिया, हिंदुओं की आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र राम मंदिर था वो मिला, फिर अयोध्या क्या ऐसे हार गई? बीजेपी कहाँ मिस्टेक किया इतना बड़ा? क्यों गलती कर रहे मेरे भैया? अयोध्या नहीं हारे हैं, अयोध्या जीखा तो उसी को जा रहा है। नहीं, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है एक विशेष समुदाय और भारत की जो विरोधी ताकतें हैं कि अयोध्या वालों को और हिंदुओं को बदनाम करो और उनको बोलो कि आप अयोध्या ना जाओ। अब मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो अयोध्या जाऊंगी, लेकिन अयोध्या वालों को आप रोजगार मत दो, फैजाबाद आके रुको, ताकि वो पैसा फैजाबाद में लगाओ, जिहादियों को दो और अयोध्या को ऐसा बोलो। अरे भैया, और तो हम लोग साउथ गोवा भी चले गए, क्या आप साउथ गोवा जाना छोड़ देंगे क्या टूरिस्ट? आप लोग केवल हिंदुओं को बांटने का और अयोध्या का गलत नैरेटिव, अयोध्या हम जीते हैं, फैजाबाद हारे और वो भी जीत के रहेंगे। इन वो जिहाद वालों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर की सुविधाएं, पॉलिसीज के सारे बेनिफिट से लिए। आपको एक मैं बताऊं कि एक राज्य जिसमें कम से कम नहीं तो 2,500 मैं नाम नहीं याद कर पा रही, शायद रामपुर, 2,500 वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक, उसमें 500 से ऊपर आवाज दिए गए और उसके बाद एक भी वोट जो है बीजेपी को नहीं मिली जिन्होंने आवाज दिया। तो ये तो बताता है कि कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राजनीति में के अंदर जो अपनी धर्म की राजनीति का तुष्टीकरण करने का साधने का प्रयास कर रहा है। तो इससे तो आंखें खुल चुकी हैं और देश की भी खुल चुकी हैं। राष्ट्रवाद हमेशा जीतेगा और अयोध्या नहीं हारे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, फैजाबाद हारे हैं। और इस जो वोट बैंक की राजनीति, वोट जिहाद की राजनीति को हम देशवासी उसका जवाब देंगे और दिया है, सशक्त तरीके से दिया है। आज एनडीए की सरकार और मजबूत होकर 72 मंत्रिमंडल के साथ अपना सशक्त शासन के लिए आगे बढ़ रही है। और एक केवल नकली नैरेटिव, भारत का विरोधी नेगेटिव, पूरी भारत के विरोधी जो सेल हैं, मीडिया के सेल हैं, वो झोंक दिए गए कि नकली नैरेटिव सेट करने के लिए। तो मैं बताती हूँ, नैतिकता के आधार पर अगर राहुल गांधी कहते थे कि मोदी जी तीसरी बार सरकार नहीं लेंगे, और अब तो ये भी आ रहा है कि प्रियंका जी आती तो मोदी जी हार जाते, बनारस 2 लाख 3 लाख से हार जाते। अरे तो भैया, तो चुनाव तो आपको पता था गाड़ी कब लगेगी, स्टेशन पे कब चलेगी, तो बिठा देते बहना को गाड़ी में। अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले करा देते तो हरवा देते मोदी जी को। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ती नहीं हूँ। आज उसका सामने आया है, सामने का। और ये इनको अभी आने वाले चुनावों में सारे अयोध्या जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इनको जवाब निश्चित रूप से मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग वही लोग थे जो इस सपा के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया, मिले मुलायम, काशी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। जब सनातन के उन्मूलन की बात हुई, जब इनकी नेता ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, तब कोई बात नहीं बोले। और आज वोट जिहाद का समर्थन करने के साथ ये देश को बांटने की राजनीति करते हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, हम अयोध्या जीते हैं और अयोध्या को कभी भी युद्ध में नहीं पराजित कर सकते और अयोध्या जीती जताई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद वो कह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा सरकार चल नहीं पाएगी, उनका दावा ये है। आप क्या कह रहे हैं कि 5 साल सरकार सुचारू रूप से चल पाएगी बीजेपी?
इनके आला कमान आए थे, पंजाब गए थे, 13 की 13 सीटें लाएंगे, 3 में सिमट गए। बीजेपी सॉरी आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7/0 नील सन्नाटा, जिनको जेल भेज रहे थे खुद जेल में बैठे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। आज दिल्ली में जो जल संकट आया हुआ है, 52 से 55% जल ये वेस्ट करा इन्होंने, उसको करा। और जब भी कोई संकट आता है तो राज्यों को दे देते हैं कि ये राज्य की, पड़ोसी राज्यों की प्रदूषण हुआ तो उनका कारण, जल संकट हुआ तो हरियाणा का कारण, बेड नहीं है अस्पताल में तो पड़ोसी राज्य जिम्मेवार। आरोप लगाने के सिवा आम आदमी पार्टी को कोई काम आता नहीं है। खुद तो वो जहाँ पे पानी नहीं दे पाए शराब की नीति के अगेंस्ट वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अस्पतालों के घोटाले इन्होंने करे, रिपोर्ट्स के घोटाले इन्होंने करे। जमुना जो है वो झाग से परी बड़ी है। दिल्ली प्रदूषित शहर सबसे ज़्यादा विश्व का बना पड़ा है। तो आम आदमी पार्टी किस नैतिकता के आधार पर बोलती है? यहाँ पे निर्भया के उसको उन्होंने फंडिंग करी, खुद ही की महिला सुरक्षा की बात करते हैं, खुद ही की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को अपने ही घर में पिटवाने के बाद ये इस तरीके से उनको ऊपर लांछन लगाते कि बीजेपी की एजेंट है, जिनको ये लेडी सिंघम बोलते थे। तो नैतिकता के आधार पर आम आदमी पार्टी का कोई भी बयान, दिल्ली की जनता ने उनको बता दिया 7-0 के बाद भी, और वहाँ पे 13 में से 3 में सिमट गए, पंजाब में उसके बाद भी, और उसकी गोदी में बैठे जिन शीला दीक्षित को गाली देकर दिल्ली के अंदर आए थे, उन्हीं के साथ कांग्रेस समझौता करने के बाद भी दिल्ली की जनता ने इनको जो 0 का अंक दिखाया है वो आम आदमी पार्टी का असली चेहरा चरित्र को दर्शाता है। टीडीपी और जो है जेडीयू की बात हो रही मैम, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तानाशाही का पिछला पूरा चुनाव उसी पर लड़ा गया, इस बार ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अगर स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहा तो फिर से तानाशाही आ जाएगी और सारी पार्टियों को तोड़ दिया जाएगा। तो तानाशाही अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लग रहा है। संविधान की हत्या कर दी, ईवीएम हैक हो गई, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ईडी बिका हुआ है, सीबीआई इनके एजेंट हैं, 3.5 करोड़ इन्हीं के सांसदों के घर से निकलते हैं। और अब ईवीएम जब जीत गई हैं, आज दर्जन से ऊपर राज्यों में ये जीते हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी रिजल्ट फेक है। तो आप तो इसका मतलब कहीं जीते नहीं। तो इस प्रकार से देश के लोकतंत्र को और देश की जो मजबूत ताकत है उसके ऊपर अंकित करना, ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, पूरे विपक्ष को अंदर डाल दिया था। आप यहाँ स्वतंत्र तरीके से मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरे मीडिया सेल को अंदर डाल दिया था। और ये वही लोग हैं जो आज संविधान की हत्या की बात करते हैं। आज इनका नैरेटिव कहाँ गया कि संविधान की हत्या हो गई है, ईवीएम हैक है? तो इन चुनावों ने एक तो आईना इनको दिखा दिया कि जो लोग देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, उनकी तरफ उंगली उठाई। इवन इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बोलते हैं जनाब, इलेक्टोरल बॉन्ड में इस बार, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया, इस बार 1100 करोड़ से ऊपर का जो है कैश और एसेट्स जो हैं वो चुनावों के दौरान निकले, जो पिछली बार तकरीबन 300 करोड़ के आसपास थे। यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हुए इस बार, पहले होते थे, आज उस पर भी हुआ। ठीक है, रिफॉर्म होने की आवश्यकता है, लेकिन इतना पैसा जो झोंका गया, जो चुनावों में रिकवर हुआ, वो पैसा काला धन कहाँ से आया? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। किस प्रकार से ये अपना नेशनल हेराल्ड, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोयला स्कैम, दुनिया भर के स्कैम का पैसा जो इन्होंने हड़प किया, ये जेल और बेल पे जो घूमने वाले थे, इनका गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से बेल और जेल से हमको मुक्ति मिले और एक साथ ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं। हालांकि ये लोग इस चीज़ को समझिए कि यूपी में भी जो हारे हैं, मायावती प्ले नहीं कर पाई और पूरा जो वोट जिहाद का इन्होंने फंडामेंटल डाला, उसके बाद सारा वोट बैंक एक तरफ करने के प्रयास इन्होंने किया। उसके बाद भी अभी विधानसभा चुनाव है, आप देखिएगा उसमें किस प्रकार से होगा। और अगर बनारस की बार बार बात करते हैं तो मैंने कहा था जब गाड़ी लगी तो बहन को बिठा देते, बाद में गाड़ी निकलने के बाद अब बहन का नाम ले रहे हैं, तो इसमें कोई तथ्य नहीं रह जाता। क्योंकि अब आप लोगों के पास, क्योंकि इस समय अगर और मगर नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता तो मतलब वैसा कर देते। तो इस बात को राहुल गांधी जी को थोड़ी सी मैच्योरिटी से अपनी बात रखनी चाहिए कि किस बात का कब वेटेज होता है। यूपी के चुनाव में ऐसा भी कहीं लग रहा है आपको कि जो खटाखट 85 रुपये देने की बात कही गई महिलाओं को, जिस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता गए महिलाओं को समझाने के लिए कि संविधान खत्म हो जाएगा, 85 रुपये आ जाएगा, इन झांसों में फंस गई क्या महिलाएं या फिर जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो फंस गए क्या इस बार? देखिए, पढ़ा लिखा होना मैं इस पे नहीं कुछ करूँगी। देश की जनता के मैंडेट का मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन हाँ, मिथ्या फैलाई गई, फेक नैरेटिव, जिस प्रकार से मैंने अयोध्या के लिए बोला, फेक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया गया। आज वही महिला इनके दफ्तरों में लाइन लगा के खड़ी हैं और उनको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किन लोगों के ऊपर विश्वास करके
आपने गलती करी है, तो निश्चय रूप से ये दूध का दूध जब पानी का पानी होगा, तो जिन लोगों ने वोट कास्ट किया उनको इस चीज़ का आभास होगा कि उन्होंने कितनी गलत जगह अपना मतदान दिया। मैम, नई सरकार से क्या उम्मीद रहेगी, एक बार बता दीजिए। देखिए, आते ही आवास दिए, आते ही किसान भाइयों की निधि उन्होंने रिलीज़ करी है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, भारत के नागरिक के रूप में भारत की आर्थिक व्यवस्था आज अगर तीसरा बड़ा आर्थिक व्यवस्था की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। इवन एटॉमिक्स रिसर्च मोदी जी ने अपने हाथ दी है। साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़े। हम लोगों के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, जिस प्रकार से वो शपथ ग्रहण समारोह में आए। भारत का रक्षा तंत्र मजबूत हो। निश्चय रूप से पीओके की बात हुई है। मैं तो चाहूँगी कि पीओके जल्दी से जल्दी भारत में विलय हो। जिस प्रकार से धारा 370 हट के कश्मीर को हमने अपने साथ जोड़ा है और कश्मीर ने मैंडेट देके उसको, आपने देखा किस प्रकार से 1996 के बाद कश्मीर ने रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पे मैंडेट हुआ है। तो यही आशा करती हूँ कि भारत आर्थिक रूप से, रक्षा के तंत्र में, वित्त मंत्रालय और जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और रोज़गार की जो समस्या है, देखिए बेरोज़गारी, गरीबी हर चुनाव का मुद्दा रही है, लेकिन कंपैरेटिव अगर एनालिसिस करें तो यूपीए गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली एनडीए गवर्नमेंट के 10 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी की दर और महंगाई की दर कम हुई है। कंपैरेटिव एनालिसिस है, ख़त्म नहीं हुई है। तो पूर्ण रूप से मैं चाहूँगी कि देश के युवाओं को अच्छा रोज़गार मिले, अच्छे साधन मिले, क्योंकि डिजिटल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से एक प्रकार से जो स्टार्टअप का सेटअप के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं और उनका मंच विश्व स्तर पे खुला है, वो और खुले, देश जागरूक और आगे बढ़ के देश में योगदान देके ये सरकार देश को और मजबूत बनाए। और विपक्ष से भी अनुरोध है कि विपक्ष का मतलब हर बात को खंडित करना नहीं है। राष्ट्रहित को स्वहित से ऊपर रखना है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। स्वहित के ऊपर राष्ट्रहित को रख के आप सब समान तरीके से, समान विचारधारा के साथ, इस विचारधारा के साथ आप पक्ष और विपक्ष दोनों संसद में बैठ के देश के विकास में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना कीमती समय देने के लिए।